जय हिंद दोस्तों। तो आज लेक्चर नंबर 53 है और आज हम 53 लेक्चर में बात करने वाले हैं इंडिया के क्लाइमेट, यहाँ की वेजिटेशन और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो आज हमारे लेक्चर का टॉपिक यही होगा क्योंकि कई लोग इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं और दुनिया की चीज़ें जानते रहते हैं, उन्हें बेसिक ज्ञान अभी होता नहीं है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों 53 लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूँ ये यूपीएससी सिविल सर्विस IAS एग्जाम 2027 के लिए हमारा लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें आज 53 है और ज्योग्राफी हिस्ट्री कंटिन्यू चल रही है। तो क्लाइमेट के बारे में दोस्तों, क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट जो है वो टोटल सम होता है किसका? वेदर कंडीशन का, कोई लार्ज एरिया पे। ठीक है, तो एक बड़े एरिया पे जो है ये डिपेंड करता है कि जो लार्ज एरिया पे बहुत समय तक एक ही मतलब जो एवरेज होता है, जैसे वेदर क्या होता है, वेदर तो टेम्परेरी फिनोमेना होता है कि मौसम बदल गया, कभी बदल गया। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट वो सम होता है सारे वेदर कंडीशन का किसी लार्ज एरिया पे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स, इसका एवरेज। तो वेदर किसको कहते हैं? ये स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, किसी एरिया पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। वेदर और क्लाइमेट जो है सेम ही है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, जो एलिमेंट है ना वेदर और क्लाइमेट को बनाने वाले, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, विंड कितनी चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, ये सब वेदर बनाता है, ये क्लाइमेट बनाता है। तो जो है अगर हम बात किया जाए इंडिया में, तो एक साल जो होता है वो कई सीजन में, कई सीजन यानी कि मान लीजिए कि मौसम में जो है डिपेंड होता है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो डिवीज़न सीजन का कई पार्ट में किया गया है। जैसे समर समर कैसी होती है? तो भारत में समर हॉट और ड्राई होती है, गर्म होती है और सूखी होती है, समर वेदर होता है। रेनी सीजन भारत में कैसा होता है? तो वेट होता है, गीला होता है और ह्यूमिड वेदर होता है, पानी बरसने वाला, बरसात। विंटर कैसी होती है भारत में? विंटर होती है कोल्ड और ड्राई, सूखी। यहाँ पे जो है समर जो लिखा हुआ है, समर, ये समर गलत लिखा हुआ है आई थिंक, ठीक है। समर जो है, समर फीचर इन इंडिया, समर जो है वो हॉट और ह्यूमिड होगी, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। इज समर ह्यूमिड ठीक है। तो ये जो है समर कैसी होगी? हॉट जो है ह्यूमिड समर होगी, ठीक है, गर्मी का मौसम ऐसे ही होगा। और सर्दी जो है वो सूखी होगी और कोल्ड होगी, ठीक है। वेदर जो है ज़रूर ड्राई हो सकता है, वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा? थोड़ा सा ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट होगा। वेदर जो है ड्राई कह सकते हो, और इधर भी जो है ये भी रहता है। तो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा मॉइस्चर जो है हवा में रहता है गर्मियों में, ठीक है। विंटर में जो है मॉइस्चर नहीं होता है, सूखी हवा होती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात की जाए तो क्लाइमेट जो है वो प्लेस पे प्लेस टू जो है वेरी करता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन से हैं? पहला तो क्लाइमेट कंट्रोल होता है एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड मैंने आपको बताया कि जितना लैटीट्यूड, अगर आप देखिए, जैसे मान लो जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पिछले लेक्चर सारे देख के नहीं आए हो तो उनको देख के आइए, तो आपके भेजे में अच्छे से पढ़ने पड़ेगा, वरना पढ़ने कुछ नहीं पड़ेगा। तो पहला लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है वेदर जो है या क्लाइमेट जो है, किस पे डिपेंड करता है? लैटीट्यूड पे। क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है? लैटीट्यूड पे। यहाँ पे दोस्तों जो क्लाइमेट होता है आपको पता है कैसा होगा? बहुत हार्श क्लाइमेट होगा, ठीक है, पानी बरसेगा, बहुत जो है सन की ओवर हेड रे होती है यहाँ पे। जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ते जाओगे तो वेदर कंडीशन थोड़ी सी जो है नॉर्मल होती चली जाएंगी, मतलब बहुत डाउन होती चली जाएंगी। तो ये बात आपको समझ आया कि लैटीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, पोलर की ओर जितना जाओगे हायर लैटीट्यूड में तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। एल्टीट्यूड पे भी जो है प्रभाव डालता है क्लाइमेट, जितना एल्टीट्यूड आप, ठीक है, हाई पे होगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा और उतना ही जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखते हो कि पहाड़ियाँ जो है वो कैसी होती, ठंडी होती हैं, ठीक है, समर के दौरान, समझ गए। तो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ऊंचाई कितनी है। प्रेशर और विंड सिस्टम पे भी डिपेंड करता है क्लाइमेट, समझ रहे हो? तो ये बात आप याद रखिएगा। तो प्रेशर और विंड सिस्टम पे भी जो है क्लाइमेट डिपेंड करता है। और प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड किस पे करता है? अब जिनको प्रेशर ही नहीं पता है, विंड सिस्टम ही नहीं पता है, तो भैया 53 लेक्चर पे आप खड़े हुए हो, सब बता चुके हैं, एडियाबेटिक, लैप्स रेट और दुनिया की बातें सब कर चुके हैं। और प्रेशर और विंड सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? एल्टीट्यूड पे।
जितनी ऊंचाई होगी किसी प्लेस की उतना ही जो है उसका प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को जो है बताता है कौन, प्रेशर और विंड सिस्टम। भैया जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे लो प्रेशर होगा, मैंने नहीं पढ़ाया था जब मैंने साइक्लोन पढ़ाया तो मैंने कहा था कि जहाँ लो प्रेशर होता है वहीं पे साइक्लोन आएंगे। एंटी साइक्लोन कहाँ आएगा, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। विंड सिस्टम मैंने आपको बताया था कि विंड हमेशा, हवाएं हमेशा किधर चलती हैं, हाई से लो की ओर चलती हैं, तो ये प्रभावित नहीं करता है क्लाइमेट को। डिस्टेंस भी जो है सी से मैटर करती है, सीधी सी बात है। जो सी के पास प्लेसें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ठीक रहता है, मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, जब मुंबई हो गया। और जो सी से दूर होते हैं वहाँ पे जो है थोड़ा सा सिचुएशन बदलती दिखती है। तो सी के पास वाले जो है काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे समुद्र का पानी मॉडरेटिंग इफेक्ट करता रहता है, लैंड ब्रिज, ठीक है। ओशन करंट भी जो है डिटरमाइन करते हैं कि क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओशन करंट, ठीक है, जैसे वार्म करंट होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं, तो वैसे वेदर बनाते हैं, वैसे क्लाइमेट बनाते हैं। समझ आया? क्या बताया था? ईस्टर्न कोस्ट इक्वेटर तरफ और जो वेस्टर्न कोस्ट ऊपर टेम्परेट तरफ। कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा होगा, पिछले लेक्चर देख के आओ। आगे बात की जाए तो वार्म और ठंडे करंट भी डिटरमाइन करते हैं। अगर ठंडा करंट है तो ठंडा ही लाएगा, गर्म करंट है तो गर्म ही लाएगा। रिलीफ फीचर भी डिपेंड करते हैं। रिलीफ जो है फीचर होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट जो है उस प्लेस का, ठीक है। जैसे हाई माउंटेन क्या करते हैं, तो ये कोल्ड या गर्म हवाओं को रोकते हैं। हाई माउंटेन क्या करेगा भैया, कोई हवा आ रही होगी चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो तो उसको रोक देगा हाई माउंटेन। जैसे भारत में साइबेरिया की ठंडी हवाएं क्यों रुक जाती हैं, क्योंकि हाई माउंटेन है, हिमालय, ठीक है। तो रिलीफ फीचर भी बहुत रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट। और माउंटेन ही भारत में पानी बरसाने का कारण है। जैसे जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो जो टकराता है हिमालय से और पानी इधर बरस जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि रिलीफ फीचर भी बहुत डिटरमाइन करते हैं, ये भी पता चलना चाहिए। और भी फैक्टर होते हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने वाले और फैक्टर क्या हैं? एक तो लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के कहाँ से गुजरता है? मिडिल ऑफ द कंट्री, रण ऑफ कच्छ से गुजरता है, वेस्ट से लेकर के मिजोरम ईस्ट की ओर जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल नहीं है, लेकिन भारत का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल है, क्योंकि भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय पर्वत, तो पानी बरसा देता है। तो भारत का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल ही है, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में। जबकि ट्रॉपिक वाला जो है हमारा एरिया, मतलब टेम्परेट में हमारा ज़्यादा एरिया आता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को ट्रॉपिकल मानते हैं। उसके पीछे कारण है यहाँ की कई सारे फैक्टर जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, उसको देख के आइए, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट दोस्तों बहुत वैरायटी क्लाइमेट है, बहुत वेरी करता है, ठीक है। ट्रॉपिकल के साथ साथ जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है भारत का। एल्टीट्यूड की बात की जाए तो इंडिया के पास जो है माउंटेन है नॉर्थ में और वास्ट कोस्टल एरिया है, ठीक है। और भारत के पास जो है एल्टीट्यूड अच्छा खासा है, ठीक है। मतलब ये भारत के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो माउंटेन वाला पढ़ाया, दूसरा जो है मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर बताई, तीसरा मैं बता रहा हूँ कि माउंटेन नॉर्थ में, ठीक है। वास्ट एक कोस्टल एरिया भारत का है, 11,000 मीटर का भारत का कोस्टल एरिया है, मीटर नहीं किलोमीटर, 11,000 शायद, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इंडिया के पास अच्छा खासा जो है माउंटेन भी है, कोस्टल एरिया भी है, ठीक है। और मैक्सिमम एलिवेशन जिसकी कितनी जाती है कोस्टल एरिया की, मैक्सिमम जो एलिवेशन है भारत में अगर बात की जाए, मैक्सिमम एलिवेशन 30 मीटर है। और माउंटेन के अलावा अगर बात की जाए तो जो सब कॉन्टिनेंट होता है वो एक्सपीरियंस करता है क्या? कंपेरेटिवली मिल्ड विंटर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे मिल्ड विंटर होती है, माइल्ड कह लीजिए, माइल्ड विंटर होती है, बहुत वैसी खतरनाक विंटर नहीं होती है जैसी सेंट्रल एशिया में होती है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो है उसके पास क्या है? समुंदर है, और भारत के पास जो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात कर लीजिए। तो क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन जो इंडिया में होती हैं वो किसके द्वारा जो है गवर्न की जाती हैं? तो क्लाइमेट और वेदर कंडीशन जो भारत में होती हैं वो दोस्तों प्रेशर एंड सरफेस विंड के द्वारा गवर्न होती हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड। अपर एयर सर्कुलेशन कैसा है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनना है? तो क्लाइमेट और वेदर कंडीशन भारत में इनसे डिटरमाइन होती हैं। प्रभु तुम्हारे ऊपर से सब निकल जाएगा अगर तुम पिछले लेक्चर देख के नहीं आओगे, गलती तुम्हारी है, ठीक है। देख रहे हो कौन सा लेक्चर चल रहा है? 53 चल रहा है। सोचो क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। विंटर के दौरान क्या होता है? यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है,
हिमालय की तरफ, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया कहाँ बन जाता है? हिमालय की ओर, हिमालय के नॉर्थ की ओर हाई प्रेशर एरिया। कोल्ड ड्राई विंड जो है ब्लो करती हैं इस रीजन से। देखो जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पे विंड ब्लो करेंगी लो प्रेशर एरिया की ओर, ठीक है। कहाँ ब्लो करेंगी? साउथ की ओर, ठीक है। अरे भैया ऐसे समझो, बात समझो मेरी। अगर ये हिमालय है तो भैया अगर यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है तो ये इधर भारत की ओर नहीं जाएंगी हवाएं? आएंगी कि नहीं आएंगे? समर में दोस्तों क्या होता है? समर में उल्टा होता है। समर में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। कहाँ पे? एशिया के इंटीरियर में। एशिया जो है ना हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो हाई प्रेशर जहाँ पे होगा हाई, वहाँ से हवाएं इधर आएंगी और उस प्रेसिपिटेशन भी लेकर आएंगी, पानी बरसाएगा। इससे जो है कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है विंड का। तो भारत का एक अलग फीचर है कि यहाँ पे विंड रिवर्स होती हैं। पहले हिमालय से जो है नीचे की ओर चलती हैं, मैदान की ओर सर्दियों में, और फिर जब गर्मी आती है तो विंड जो है मैदान की ओर चलती हैं, प्लेन की ओर चलती हैं, साउथ वेस्ट मानसून के तौर पे। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है उसमें पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में जो है ये रीजन पड़ता है इंडिया का। अब ईस्टर्ली जिनको नहीं पता है तो नॉर्थ ईस्टर्ली तो उनको पता ही नहीं होगा। भैया प्रभु पिछले लेक्चर देख के आओ। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आपको पता है कि जो ईस्टर्ली विंड होती हैं वो कहाँ से जनरेट हो रही थी? याद आया? सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ठीक है। तो भारत किस विंड किस जोन में पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। प्रभु भैया लल्ला पुतुआ, नॉर्थ ईस्टर्ली नहीं समझ आ रहा? अरे यार ये मैंने क्या बताया था तुम्हें? यही है नॉर्थ ईस्टर्ली, ईस्टर्ली। याद आया कुछ? ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड है, ठीक है, ये किधर की ओर ब्लो करती हैं? ये ब्लो करती हैं साउथ वार्ड, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के। अरे भैया प्रभु देखो तो मैं बता रहे, फिर समझो। होता दोस्तों ऐसा है कि ये मान लो ये जो है इंडिया है, बात समझ रहे हो कुछ? ठीक है, ये इंडिया है दोस्तों। ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है ना, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के इधर मुड़ जाती हैं भारत की ओर, समझ रहे हो? ऐसे मुड़ के साउथ वेस्ट मानसून भारत में आता है, फिर ऐसे, समझ आया? मुड़ के जाती हैं तो सर इसके पीछे कारण है कोरियोलिस इफेक्ट है। क्या कारण है? कोरियोलिस इफेक्ट। बात समझे भाई? आ गई? यस सर समझ में आ गई। आगे बात करो। कहाँ गया? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एवर साउथर्न। देखो सीधी सी बात है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर हमेशा हवा चलती है, तो बच्चों को भी पता है, ठीक है। तो भारत में गर्मियों में क्या बन जाता है? प्लेन पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लो प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर जो हवाएं होती हैं वो कहाँ से आती हैं? साउथ वेस्ट से आती हैं और यहाँ पे मानसून लेकर आती हैं, ठीक है। बढ़िया पानी बरसता है, टकरा कर कहाँ से? माउंटेन से टकरा जाता है, हिमालय वाला, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है पहले ये समझिए। कोरियोलिस फोर्स दोस्तों एक अपरेंट फोर्स है, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कोई फोर्स है, फोर्स दरअसल नहीं है, एक इफेक्ट है, इसे समझ लो। कास्ट बाई अर्थ रोटेशन, तो अर्थ के रोटेशन से दोस्तों जो है कोरियोलिस फोर्स बनती है, इफेक्ट है एक प्रकार का। अर्थ घूमती है ना, तो उससे कोरियोलिस, पहले पढ़ा चुका हूँ भैया, नहीं भी पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स किससे बनती है? अर्थ की रोटेशन से एक कोरियोलिस फोर्स बन लगती है धरती पे, जो राइट में लगती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, लेफ्ट में लगती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। यही विंड को जो है डिफ्लेक्ट करती है। बनना समझिए ना, तुम पहले बात समझो। ये विंड भारत की ओर कैसे घूम गई थी? इधर क्यों घूम गई थी? कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के, समझ रहे हो? तो यही जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट की ओर जो है घुमा देती है किसी विंड को, और इसको हम फेरेल्स लॉ कहते हैं। ये जो लॉ है ना कोरियोलिस फोर्स का, कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट की ओर घुमा देना विंड को, और लेफ्ट साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर घुमा देना, इसको जो है हम फेरेल्स लॉ कहते हैं कोरियोलिस फोर्स का। सीजन की बात की जाए तो भारत में जो है कई सीजन होते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं तो भारत में कई सीजन, मतलब है कि 4 सीजन होते हैं, 4 मेन सीजन होते हैं भारत में, 4 मेन सीजन होते हैं। एक तो कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसको विंटर कहते हैं।
तो विंटर कब शुरू होती है? मिड नवंबर में शुरू होती है नॉर्थन इंडिया में और फरवरी तक रहती है, ठीक है। मिड नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी में जो है बहुत चिल्ड एकदम ठंडी पड़ती है भारत में। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? टेम्परेचर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर डिक्रीज करता है सर्दियों में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? मतलब साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा होता है सर्दियों में? यस बिल्कुल, छोटी सी बात है, आपको बताना चाहिए, क्योंकि साउथ में टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए होगा नॉर्थ की तुलना में, क्योंकि साउथ में मॉडरेटिंग इफेक्ट कौन डाल रहा है? कोस्टल डाल रहे हैं। तो डे जो है गर्म होते हैं विंटर में, और नाइट्स जो है बहुत कोल्ड होती हैं। वेदर जो है कैसा होता है? तो क्लियर स्काई होती है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, और फीबल वेरिएबल विंड्स चलती रहती हैं। इस सीजन में जो है क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती हैं वो कंट्री के ऊपर से जो है प्रिवेल करती हैं, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ चलती हैं? नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है वो कहाँ चलती हैं? लैंड से सी की ओर चलती हैं, लैंड से सी की ओर, क्योंकि यहाँ पे अब हाई प्रेशर कहाँ बन चुका है? हाई प्रेशर यहाँ पे बन चुका है समुंदर में, समझ रहे हो? और लो प्रेशर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होंगी वो कहाँ चलेंगी? वे जो है लैंड से सी की ओर चलेंगी। हाई प्रेशर, मैं गलत बोल गया, हाई प्रेशर जो है प्लेन में बन चुका है, ठीक है। और लो प्रेशर कहाँ है? तो लो प्रेशर इधर समुद्र की ओर है। तो सीधी सी बात है, लैंड से सी की ओर चलेंगी हवाएं, ठीक है। और जब पानी बरसाना होता है तब हवाएं किधर चलती हैं? तो साउथ वेस्ट मानसून लाता है, तो वो जो है सी से लैंड की ओर हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये जो है जस्ट उसका उल्टा है सर्दियों में। सर्दियों में पानी तो बरसाना नहीं है, तो हवाएं कहाँ चला दो? प्लेन से सी की ओर चला दो, ठीक है। रेनफॉल हमेशा दिसंबर में होती है, ठीक है, और दिसंबर में हर जगह नहीं होती, दिसंबर में तमिलनाडु कोस्ट पे होती है, ठीक है, इन्हीं विंड के कारण बस, ठीक है, जो सी से लैंड पे चलती हैं। फीबल विंड्स चलती हैं। याद रखिएगा, पानी सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे बरसता है, वहाँ पे उल्टा फिनोमेना होता है, वहाँ से सी से विंड लैंड पे चलती हैं विंड। फीबल विंड जो है ब्लो करती हैं गंगा वैली से, ठीक है, और गंगा वैली वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट से, यहाँ से जो है फीबल जो विंड होती हैं वो जो है ब्लो करती हैं, किधर चलती हैं? सी की ओर जाती हैं। टेम्परेट साइक्लोन, लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन सी में। जैसे कभी कभी आप देखते हो सर्दियों में पानी बरसने लगता है उसके पीछे रीज़न यही होता है कि ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है, आप ऐसे समझिए। और टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, लो प्रेशर सिस्टम बनता है कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। और मेडिटेरियन सी में जब बनता है, ठीक है, तो वो जो है एशिया की ओर भी भाग आता है, मॉइस्चर लेकर पर्शियन गल्फ से भारत की ओर आ जाता है, तो भारत में पानी बरसता है, ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया में आ जाता है, इंटू इंडिया में आ जाता है, और ये काफ़ी फसलों के लिए बेनिफिशियल होता है, थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाता है सर्दियों में, ठीक है। तो इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में कहते हैं, ठीक है। तो पानी बरस सकता है सर्दियों में, तो इसका समझ लो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि साइक्लोन आया होगा कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। और जिनको मेडिटेरियन सी नहीं पता है तो बड़े शर्म की बात है। ये 53 लेक्चर है, समझ रहे हो? पिछले देख के आओ। सीजन जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए, रबी क्रॉप जो रबी की फसलें होती हैं, तो ये सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर्दियों का। पेनिनसुलर रीजन की अगर बात की जाए, जो नीचे वाला हिस्सा है पेनिनसुला वाला, उसके पास कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है। नीचे साउथ में जो है कोई ठंडी नहीं पड़ती है, आप पहले समझ लो। दक्षिण भारत में पेनिनसुलर रीजन में कोई कोल्ड सीजन नहीं होता है, कारण पता ही है, समुंदर है उसके पास, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी जो है पानी बरसता है, मतलब बहुत ही लिटिल जो है सीजनल चेंज होता है टेम्परेचर में, ठीक है। ज़्यादा चेंज नहीं टेम्परेचर में नहीं होता है साउथ में, ठीक है, क्योंकि विंटर होता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं हॉट वेदर सीजन की। अब हम हॉट वेदर सीजन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हॉट वेदर सीजन की बात कर लो। हॉट वेदर सीजन जो है भारत में आपने देखा है कि गर्मियाँ जब आती हैं, ठीक है, तो ये मार्च से मई तक रहता है। हॉट वेदर सीजन रहता है इंडिया में मार्च से मई। समर मंथ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो एयर प्रेशर गिर जाएगा। सीधी सी बात है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। जब लो प्रेशर बन जाएगा तो हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी, और हाई प्रेशर कहाँ बनना है? तो हाई प्रेशर बनना है समुद्र में, तो समुद्र से हवाएं इधर आने लगती हैं साउथ वेस्ट मानसून लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे गर्मियों में कई बार लू चलती है, ठीक है, तो भारत में चलती है वेदर, ठीक है, हॉट वेदर सीजन में ये लू चलती है भारत में। तो लू आपने कई बार सुना होगा कि लू चल रही है, ठीक है। तो लू जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, गस्टी होती है, हॉट और ड्राई विंड होती है, जो कि दिन में चलती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गर्मियों में लू, ठीक है। हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है।
जो लोगों ने फॉलो किया है तो लू समझ गए। मार्च से मई के बीच में टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस डीकेन में रहता है। डीकेन प्लेट्यू में कितना मैक्सिमम जाता है 38 डिग्री सेल्सियस। अब 45 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यानी कि यहाँ टेम्परेचर पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है उल्टा फिनोमेना चल रहा है। यहाँ टेम्परेचर के बारे में क्या पता चल रहा है, यहाँ टेम्परेचर के बारे में तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ टेम्परेचर उल्टा है। टेम्परेचर कहाँ कम है, टेम्परेचर यहाँ कम है साउथ में, और कम ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इतना ही बेसिक पूछ लेगा ना यूपीएससी, लटक जाओगे। ठीक है, तो इस पेनिनसुला जो इंडिया होता है वो थोड़ा कूलर रहता है, और उसके पीछे कारण यही है कि नीचे मानसून वो है ना समुंदर, इसलिए। ठीक है, तो समर में अगर बात की जाए तो समर में जो है टेम्परेचर जो है राइज करता है और एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लो प्रेशर बन जाता है। थार डेजर्ट से लेकर के पटना, और पटना से लेकर छोटा नागपुर, यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। फिर होता है क्या, मई में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया जो एक्सपीरियंस क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म। मई में जो है डस्ट, तूफानी धूल वाले स्टॉर्म आते हैं, जिससे टेम्परेरी रिलीफ मिलती है। टेम्परेचर थोड़ा कूल होता है, हल्की सी पानी भी बरसता है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। और ये जो फिनोमेना होता है ये बहुत लोकलाइज पाया जाता है, जैसे राजस्थान में चुरू में कभी। ठीक है, इसे जो है थोड़ा थोड़ा मतलब लोकलाइज एरिया में आता है, ऐसा नहीं होता पूरे भारत में आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या मैं बता रहा था, कॉल आ गई, दरअसल कॉल आ गई थी, तो मैं क्या बोल रहा था, अरे भाई साहब मैं क्या पढ़ा रहा था। ठीक है, तो कहाँ पे बात चल रही थी। समर में जो है मैंने क्या बताया, नॉर्थ इंडिया में जो है डस्टी स्टॉर्म आते हैं, जिससे टेम्परेरी रिलीफ मिलती है, और लोकलाइज होता है ये स्टॉर्म, ऐसा नहीं होता कि पूरे हर जगह आएगा। जैसे इसी बार देख लो 2026 में तूफान आए थे राजस्थान तरफ। ठीक है, तो ठंडा स्टॉर्म आता है, स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, हैवी रेन होती है, पानी बरसता है, काल बैसाखी इनको कहते हैं। ठीक है, जो ये मई में जो तूफानी से आ रहे हैं ना डस्टी वाले, इनको काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में कहते हैं, काल बैसाखी। और जब एंड हो जाता है समर सीजन का, ठीक है, तो हल्की सी सावर होती है। सावर मतलब हल्का सा पानी बरसता है। ठीक है, और ये आगमन होने वाला होता है किसका, रेनी सीजन का, बरसात का। तो बरसात आने से पहले इस प्रकार का मौसम जो है देखने को मिलता है आपको, एंड जब समर की होने वाली होती है, गर्मी की। ठीक है, तो हल्की सी बरसात मिलती है, जो किस में हेल्प करती है, वो फलों को पकाती है। मैंगो जैसे हो गए, उनको पकाने का काम करती है, तो इसलिए उनको इसको क्या कहते हैं, मैंगो सावर। ठीक है, तो फल को ये पकाने का काम करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैंगो सावर। ठीक है, और गर्मी के बाद दोस्तों मौसम आता है रेनी सीजन का, यानी कि बरसात। तो ये कब आता है, ये अर्ली जून में आता है। ठीक है, लेकिन अब की बार बरसात थोड़ा लेट आई, और आई कहाँ, बल्कि इस बार शायद एल नीनो कंडीशन है 2026 में, तो पानी उतना नहीं बरसा है। तो अर्ली जून में आ जाता है रेनी सीजन। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन बनी चुकी थी नॉर्थन प्लेन में, तो सीधी सी बात है कि ट्रेड विंड अब कहाँ से आएंगी, साउथन हेमिस्फीयर से जो ट्रेड विंड है वो जो है अटैक करेगा। अरे भाई साहब, रेनी सीजन में क्या होगा, रेनी सीजन में क्या होगा, पहले बात समझो हमारी। रेनी सीजन में दोस्तों ऐसा होगा कि ये जो इंडिया है, यहाँ पे जो ट्रेड विंड है, ठीक है, ये जो ट्रेड विंड है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर से इधर आएंगी ट्रेड विंड, आ गई। ITCZ जो होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो आपका चूँकि जो है कहाँ आ चुका है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो ट्रेड विंड दोस्तों इधर मुड़ जाएंगी आकर के, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के, और भारत में जो है ये हवाएं घुस जाएंगी आकर के, और प्रेसिपिटेशन लेकर आएंगी, जो मॉइस्चर लेकर आएंगी समुंदर से। ठीक है, तो पानी बरसेगा भारत में, क्योंकि लो प्रेशर बन ही चुका है इंडिया में। भैया क्या बन चुका है, लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कहाँ है, समुद्र में है, याद आया, आई से बनता है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है जनरेट होती हैं। ठीक है, और वार्म करती हैं सब ट्रॉपिकल एरिया को साउथर्न ओशियन में। ठीक है,
तो यही जो है भारत में ट्रेड विंड घुस आती हैं। ठीक है, ज़्यादा ध्यान ना दो, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वो सब ना याद रखो, बस इतना याद रखो ट्रेड विंड होती हैं वो भारत में आ जाती हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर में जो थी थोड़ी सी जो है इधर जंप कर जाती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ITCZ जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आ जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और फिर वो जो ट्रेड विंड भारत में घुस आती है, मॉइस्चर लेकर आती है, पानी बरसाती है, माउंटेन्स लेकर आती है, पानी बरसाती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये ट्रेड विंड इसको क्रॉस कर जाती है। देखो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो ट्रेड विंड नीचे से इसको क्रॉस करके यहाँ घुस आती है भारत में। बात पढ़ने पड़ेगी दोस्तों, गलती आपकी है। अगर जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप ये 53 लेक्चर बैठे हुए हो, समझ रहे हो, इतना गोल करके आओ पीछे का, सब पढ़ा चुका हूँ, ये एक एक बहुत ही इम्तनान से पढ़ाया था। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून भारत में सर्दी गर्मियों में नहीं बरसात में जो है इसीलिए आता है क्योंकि जो ट्रेड विंड होती हैं वो जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में जो चल रही थी उसका जो ITCZ होता है यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जिससे कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आकर के भारत में जो है ट्रेड विंड मुड़ जाती हैं और उससे जो है भारत में पानी बरसता है। ठीक, और ये लगभग इनको आने में लगभग 1 महीना लगता है, जैसे जो है इसकी पहले से भविष्यवाणी कर दी जाती है कि कब केरला से मानसून टकराएगा आकर के, फिर कब जो है आगे बढ़ेगा, तो इसे बढ़ता चला जाता है मानसून, फिर पूरे भारत में पानी बरसाता है, पूरे भारत मतलब ऊपर वाला। ठीक है, तो जैसे ये पानी कहाँ नहीं बरसेगा, पानी दोस्तों वेस्टर्न घाट के, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कई लेक्चर में बता चुका हूँ, जो वेस्टर्न घाट हैं नीचे, अरे जो पेनिनसुला का वेस्टर्न घाट है इधर तरफ पानी नहीं बरसता है। ठीक है, तो ये सूखे रह जाते हैं बेचारे वेस्टर्न घाट के कारण बस। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट जो है 250 सेंटीमीटर की पानी रिसीव करते हैं। डीकन प्लेट्यू मध्य प्रदेश जो है उतनी ही पानी जो है रिसीव करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो 250 सेंटीमीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर का पानी रिसीव करते हैं। फिर आप एक बात देखिए, एक बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझो बेटा, ये इंडिया था ना, ये वेस्टर्न घाट है आपके, तो पानी भैया कहाँ कम मिलेगा, यहाँ मिलेगा पेनिनसुला तरफ, ये इतनी बात समझे भाई। अच्छा, फिर एक बात और मेरी समझो, ऊपर ये इंडिया है, यहाँ पे बताओ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ कौन सी पहाड़ी है, बिंद, अब बिंद के ऊपर क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पानी क्या उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, समझ में आया। आगे बात करो। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों जो होता है वो सबसे ज़्यादा पानी रिसीव करता है। ठीक है, जैसे मासिन राम मेघालय में पड़ता है, सबसे ज़्यादा पानी वहीं बरसता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके आसपास पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों से टकराता है तो पानी सबसे ज़्यादा वहीं पे उल्ल देता है पूरा, तो वहाँ पे पानी बहुत बरसता है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल वर्ल्ड में जो है मासिन राम में जो है रिकॉर्ड होती है मेघालय में। फिनोमेना जो मानसून जो है बार में नहीं पहुँचता है, ब्रेक ब्रेक में पहुँचता है, मतलब धीरे धीरे महीने खाने का समय लगता है। पहले केरल में आएगा, फिर धीरे धीरे इंडिया की ओर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ओर मूवमेंट उसका होता है, समय लगता है उसको आने में। ठीक है, और नॉर्थवर्ड मूवमेंट उसकी होती जाती है और पानी वैसे वैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता जाता है। अच्छा, जब केरल में आ रहा होगा तो पानी कितना बरसा रहा होगा, ज़्यादा बरसा रहा होगा, कम बरसा रहा होगा, सीधी सी बात है, वहीं शुरुआत हो रही है, दुकान वहीं खुल रही है, तो पानी केरल में पहले ज़्यादा बरसाएगा, फिर धीरे धीरे जितना इधर आता जाएगा उतना पानी की क्वांटिटी जो है, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो प्लेन के ऊपर जो है पानी बरसता है और इससे जो है कई बार बाढ़ की सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है। माउंटेन जो एरिया होते हैं, ठीक है, माउंटेन के मतलब हिमालय वाले, तो देखो टकरा कहाँ रहा है, टकरा रहा है हिमालय से, और जब हिमालय से वो तो आगे बढ़ने वाला था, तो हिमालय जहाँ पे है यानी कि हिमालय जब टकराएगा तो पानी तो वहाँ पे ख़त्म हो गया, आखिरी था, तो सारा पानी वहीं उल्ल देगा। इसलिए आप देखोगे कि जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, अक्सर बाढ़ आती है। ठीक है, क्योंकि पानी जितना था सब वहीं से टकरा करके वहीं उल्ल दिया, ये कारण होता है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वहाँ पर बहुत तेज़ होती है। ठीक है, अब है रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून या रिट्रीटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए।
रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून क्या होता है? रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून का मतलब है कि अब मानसून वापस जा रहा है, तो अक्टूबर नवंबर तरफ जो है मानसून जो है, सन सीधी सी बात है वो साउथवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अरे सन अब कहाँ जाएगा? तो अब सन जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर की ओर। जब साउथर्न हेमिस्फीयर सन जाएगा, सूरज जाएगा, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में जब सन या सूरज जाएगा तो सीधी सी बात है अब मानसून को वापस जाना पड़ेगा। तो अक्टूबर नवंबर तरफ जो ITCZ होता है वो धीरे धीरे साउथर्न हेमिस्फीयर में सेट होने लगता है, तो उससे ट्रेड विंड जो है अब वापस आने लगती हैं और मानसून फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर सिस्टम जो है अब वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली ब्रीक हो जाता है, विड्रा कर लेता है अपने आप को नॉर्थन प्लेन से जो भारत में होते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर तरफ मानसून वापस जाने लगता है, ठीक है। और फिर जो है हार्ड रेनी जो सीजन था उससे जो है ड्राई कंडीशन बन जाती हैं, ड्राई विंटर कंडीशन, ठीक है। तो मानसून का जो रिट्रीट होता है उसका आपको देखने को मिलता है, क्लियर स्काई रहते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, और क्योंकि पानी बरस चुका है ना, आप क्लियर स्काई हो जाएंगे, टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, और टेम्परेचर जो है दिन में थोड़ा हाई रहेगा, नाइट जो है थोड़ी सी कूल हो जाएंगी और अच्छी लगेंगी नाइट, ठीक है। और कंडीशन जो है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बन जाएगी, ठीक है। और वेदर जो है बिल्कुल कम अक्टूबर में क्या होता है आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि कंडीशन जो है हाई टेम्परेचर की हो जाती है। अक्टूबर में एक बार आपको फिर देखने को हाई टेम्परेचर मिलता है क्योंकि मौसम गया है अभी, और ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, नमी और मॉइस्चर वगैरह, हाई ह्यूमिडिटी जो है देखने को मिलती है आपको अक्टूबर में। और वेदर जो है, वेदर बिकम्स रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, ठीक है। ये जो है वेदर थोड़ा सा अजीब आपको देखने को मिलता है अक्टूबर में कि मानसून जा चुका है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और इसको हम अक्टूबर की हीट कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो हाफ होता है अक्टूबर का, ठीक है, फिर वहाँ पे टेम्परेचर फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, फिर विंटर आ जाती है आगे चल के, ठीक है। फिर उसमें ड्राई वेदर रहता है, वो तो आपको पता ही है। आप देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस पर एक मैंने पूरा लेक्चर लिया है ट्रॉपिकल और टेम्परेट को लेकर के, ठीक है। तो अर्ली नवंबर के द्वारा ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक जो कंडीशन है, लो प्रेशर सिस्टम कहाँ बनेगा? अंडमान सी की ओर जो बनने लगता है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन आना स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर तरफ, और ये ईस्टर्न कोस्ट से घुसते हैं। ईस्टर्न कोस्ट मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोस्ट से जो है भारत में घुसते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और फिर जो है आप देखोगे कि नवंबर तरफ जो है आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, हैवी रेनफॉल होती है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल बरसती है, ठीक है। और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें जो है जो पॉपुलेटेड डेल्टा हैं मोटे मोटे, ठीक है, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये ग्रेट डैमेज करते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, बड़ा डैमेज करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन नवंबर तरफ बे ऑफ बंगाल में जब आता है, ठीक है। सर कई बार क्या होता है, ये साइक्लोन जो होते हैं ये उड़ीसा की कोस्ट पे पहुंचते हैं या वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश, ठीक है। तो रेनफॉल होने के साथ साथ रेनफॉल कहाँ होती है? कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल होती है। दोस्तों दो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अभी जाके गूगल करो जा करके, एक कोरोमंडल कोस्ट पता करो और एक पता करो मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये दोनों पता करो, होमवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का आपको देखना पड़ेगा कि भारत में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का, तो भारत में रेनफॉल की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो क्लाइमेट जो वेस्टर्न कोस्ट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 400 सेंटीमीटर का पानी रिसीव करते हैं एनुअली, 400 सेंटीमीटर का पानी एनुअली इनको रिसीव होता है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। रेनफॉल इज लेस दैन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में जो है रेनफॉल जो है 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसा क्यों है? कोई भी बताए कि रेनफॉल जो है वेस्टर्न राजस्थान में कम क्यों होती है। और एडजॉइनिंग पार्ट जो हो गया जैसे गुजरात, हरियाणा, रण ऑफ कच्छ वगैरह आपने देखा होगा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट हैं, मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ पे 60 सेंटीमीटर से भी कम पानी बरसता है। और जिससे एडजॉइनिंग जो जुड़े हुए इलाके हैं जैसे गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के, तो उसमें जो है पानी कम ही बरसता है। ऐसा क्यों होता है? रेनफॉल दोस्तों कम होती है डिकन प्लेट्यू में, ईस्ट ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री के जो ईस्ट में जो पड़ती है ना डिकन प्लेट्यू, कम पानी बरसता है। देखो उस कारण सीधा सा एक है, ये शुद्ध भाषा में समझ लो, पहाड़ कोई पड़ रहा होगा इसीलिए। स्नोफॉल जो है रिस्ट्रिक्ट होती है कहाँ पे? हिमालयन रीजन में,
ठीक है, हिमालय रीजन में रहती है स्नोफॉल, आपको भी पता है, कहीं उत्तर प्रदेश में पड़ने नहीं लगेगी। एनुअल रेनफॉल जो है वो हाईली वेरिएबल होती है ईयर टू ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा रेनफॉल एक जैसी होगी। जैसे इस बार देखो पानी बहुत कम बरसा 2026 में। इंडिया के मानसून की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मानसूनल विंड से जो है इंडिया का मानसून जो है प्रभावित होता है, किससे? मानसूनल विंड से। ठीक है, तो उसी से भारत का मानसून प्रभावित होता है, आपको समझ आना चाहिए। तो अब जो है हम बात कर रहे हैं मानसूनल विंड की। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो किससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है? मानसूनल विंड से। तो सीजनल रिवर्सल जो विंड सिस्टम का होता है उसको हम मानसून कहते हैं। मानसून हम उसी को कहते हैं जहाँ पे सीजनल रिवर्सल होता है। यहाँ पे देखिए विंड रिवर्सल हुई। तो मानसून जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में रफली रहता है, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग जो होती है ना, डिफरेंशियल हीटिंग कूलिंग का मतलब क्या है? अरे लैंड कभी गर्म होता है, कभी ओशन गर्म होगा, यही तो चल रहा है ना भारत में। कभी लैंड गर्म होता है, कभी ओशन गर्म होता है, कभी लो प्रेशर समुद्र पे बनता है, कभी लो प्रेशर प्लेन पे बनता है, लैंड पे बनता है। तो ये डिफरेंशियल हीटिंग है ना, इसी से जो है मानसून आता है भारत में। ठीक है, ITCZ जो है समर में कहाँ जाता है? हमें बताओ। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो ट्रेड विंड को भारत की ओर लाने का काम करता है वो ITCZ है। तो ITCZ समर में कहाँ जाएगा? समर में आ जाएगा किधर? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और विंटर में कहाँ चला जाता है? तो विंटर में शिफ्ट हो जाता है किधर? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इससे ट्रेड विंड हमारी इधर आ नहीं पाती हैं, तो पानी विंटर में नहीं बरसता है। विंटर में जब पानी बरसता है मेडिटेरियन सी से बरसता है, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस अगर हाई प्रेशर एरिया की बात की जाए, ठीक है, तो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर बन जाती है। ठीक है, और इसी से इंडियन मानसून आता है। तो हाई प्रेशर कहाँ बनता है? मेडागास्कर, अफ्रीका तरफ। तो वहीं से जो हाई प्रेशर से चलती हैं हवाएं और मॉइस्चर लेकर के आती हैं इंडिया की ओर, पानी बरसता है। तिब्बतन प्लेट्यू जो है इंटेंस हीट जब हो जाता है तो सीधी सी बात है तभी तो हवाएं आएंगी ना। तिब्बतन प्लेट्यू जब इंटेंस हीट हो जाएगा तो लो प्रेशर बन जाएगा और वही जो है हवाओं को लाएगा, खींच लाएगा इधर की ओर। ठीक है, और लो प्रेशर कहाँ बन जाता है? प्लेट्यू पे। ठीक है, तो ये तिब्बतन प्लेट्यू आपको समझ आया। तो मानसून भारत में कई कारण है मानसून के बनने, इस पर एक पूरा लेक्चर लेंगे, अभी टेंशन ना लो। ठीक है, तो मेडागास्कर की ओर हाई प्रेशर बन जाता है, तिब्बतन प्लेट्यू पे लो प्रेशर बन जाता है, मानसून आ जाता है। ITCZ भी जो है शिफ्ट हो जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। गर्मियों की बात कर रहा हूँ, बरसात वाली। मूवमेंट जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नॉर्थ ऑफ हिमालय, ये भी हो जाता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का भी जो है इसमें रोल है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ ऑफ हिमालय, उनका मूवमेंट हो जाता है और प्रेजेंस हो जाती है किसकी? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर आल्सो इम्पैक्ट द इंडियन मानसून। तो आपको ये भी समझ आना चाहिए इसमें जेट स्ट्रीम का भी रोल है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम कहाँ जाती हैं? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती हैं। वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ चली जाती है? जेट स्ट्रीम का जिसने लेक्चर नहीं देखा उसका पहले लेक्चर देखो जा करके, समझ रहे हो? 53 लेक्चर पे हो तुम बैठे हुए हो। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ चली जाती हैं? हिमालय के नॉर्थ में। और प्रेजेंस किसकी हो जाती है? प्रेजेंस हो जाती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है इंडियन पेनिनसुला के ऊपर ड्यूरिंग समर। इससे क्या होता है? इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे इस पर भी पड़ता है। प्रेशर कंडीशन में चेंज हो जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो प्रेशर ही तो पूरा मामला ही है। तो साउथर्न ओशियन में जो है जब प्रेशर चेंज होता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा खेल तो प्रेशर ही का है ना, समझ में आया? तो आपने मानसून पे जो है कितने इफेक्ट देखे? तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखा, ITCZ नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है मेडागास्कर पे, लो प्रेशर बन जाता है तिब्बत प्लेट्यू पे। ये सारी बातें आपने देखी। दोस्तों इंडियन मानसून पे एक हम सेपरेट लेक्चर लेंगे जिसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इंडियन मानसून किससे प्रभावित होता है। इस पर एक अलग लेक्चर आएगा, बहुत लंबा होगा, काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। अभी फिलहाल आप NCERT देखिए, NCERT में पढ़ा रहा हूँ। ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। तो ड्यूरेशन जो मानसून की होती है वो 100 से लेकर 120 डे रहती है। अर्ली जून से शुरू होकर मिड सितंबर तक मानसून रहता है। ठीक है, समझ में आया? कई बार बादल फटने जैसी घटनाएं देखने मिलती हैं। भारत में मानसून जो है अलग अलग पार्ट में थोड़ी अलग अलग हिसाब से पहुंचता है। साउथर्न पेनिनसुला में पहले इंडियन पेनिनसुला में पहुंचेगा, फर्स्ट वीक जो जून का होता है वहाँ पहुंच जाता है इंडियन पेनिनसुला में।
फिर जो है ये अरेबियन, फिर आगे जो है ये 2 ब्रांच में बढ़ के चलता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी जो ब्रांच होती है मुंबई में जो है अप्रॉक्सीमेट 10 जून में पहुंच जाती है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है वो असम में पहुंच जाती है, ठीक है, असम में पहुंच जाती है। मैंने क्या बताया, इंडियन पेनिनसुला पे ये जो है मानसून आता है, साउथर्न टिप पे इंडियन पेनिनसुला में फर्स्ट वीक जून के, और वहाँ से उसकी 2 ब्रांच बढ़ जाती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच जो मुंबई से आती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो असम से शुरू कर रही है, असम से। मिड जून में क्या होता है, अरेबियन सी जो ब्रांच होती है मिड जून में, वो मानसून जो है पहुँच जाता है कहाँ पे, सौराष्ट्र कच्छ की ओर, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री पहुँच जाता है अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है मानसून मर्ज हो जाता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। तो गंगा के जो प्लेन है ना वहीं पे दोनों ही मर्ज हो जाते हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो दिल्ली रिसीव जो है इसीलिए करती है मानसून सोवर फ्रॉम द बंगाल ब्रांच एंड ऑफ जून, ठीक है। तो बंगाल ब्रांच से जो है दिल्ली को पानी मिलता है, बंगाल वाली ब्रांच से। और फर्स्ट वीक जब जुलाई का आता है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस करते हैं मानसून को। अब मिड जुलाई में क्या होता है, मानसून जो है हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ द कंट्री पहुंच जाता है। मानसून का विड्रॉल की बात की जाए तो मानसून विड्रॉल जो है नॉर्थ वेस्ट साइड जो इंडिया की है वहाँ पे अर्ली सितंबर में शुरू हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट स्टेट जो इंडिया की हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट होती हैं भारत की वहाँ अर्ली सितंबर में विड्रॉल शुरू हो जाता है, और मिड अक्टूबर में जो है विड्रॉल जो है, मिड अक्टूबर में अगर बात की जाए तो कम्प्लीटली जो है नॉर्थन हाफ जो पेनिनसुला का होता है वहाँ से जो है कम्प्लीटली विड्रॉल हो जाता है मिड अक्टूबर तरफ। और बिगिनिंग जब अक्टूबर की होती है, ठीक है, तो मानसून विड्रॉ कर जाता है नॉर्थन प्लेन से। जब अक्टूबर की बिगिनिंग होती है तो मानसून जो है नॉर्थन प्लेन से विड्रॉ कर जाता है, और अर्ली दिसंबर में मानसून जो है विड्रॉ हो जाता है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, ठीक है। बाय अर्ली दिसंबर, अगर शुरुआती दिसंबर की बात की जाए तो साउथ वेस्ट जो मानसून है यूजुअली विड्रॉल हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द इंडिया से अर्ली दिसंबर तरफ, ठीक है। कुछ ही जो है रहता है साउथ ईस्ट जो कोस्ट है वो एक जो है रिसीव करती रहती है रेनफॉल, साउथ ईस्ट कोस्ट, क्या समझे, साउथ ईस्ट कोस्ट, याद आया, तमिलनाडु। अब बात कीजिए आप दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लीजिए, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी, प्लांटे के बारे में होता है नेचुरल वेजिटेशन, जानवर के बारे में तो होगा नहीं, ठीक है। फ्लोरा दोस्तों टर्म जो होता है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलर रीजन या पीरियड के लिए, ठीक है। तो स्पीसी जो एनिमल्स की होती हैं उनको हम फौना कहते हैं। फ्लोरा और फौना आपने कई बार पढ़ा होगा। फ्लोरा और फौना के जो है डाइवर्सिटी किस बात पे डिपेंड करती है, तो फ्लोरा और फौना दोस्तों डिपेंड डाइवर्सिटी करती है किस बात पे, पता है किस बात पे बेटा डिपेंड करेगी फ्लोरा फौना डाइवर्सिटी? वो दोस्तों डिपेंड करेगी कई फीचर पे, जैसे रिलीफ का मतलब क्या होता है, लैंड, इसमें दोस्तों लैंड आती है, सॉइल आती है, ठीक है। तो लैंड क्या होता है, तो लैंड दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फर्टाइल प्लेन होगा तो अच्छी जो है एग्रीकल्चर होगी, ठीक है। और रफ और अंडुलेटिंग अगर टेरेन होगा तो वो उस एरिया में जो है ग्रासलैंड और वुडलैंड जो है डेवलप करती है, और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे ग्रो करती है। सॉइल की बात की जाए तो सॉइल जो है डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है। सैंडी सॉइल जो है वो डेजर्ट सपोर्ट करती है, कैक्टस को, थॉर्नी बेसिस को। आपको पता है कि जो रेतीले होते हैं वहाँ पे यही होता है, थॉर्नी और डेजर्ट वगैरह। जबकि जो वेट ऑफ मार्सी डेल्टाइक सॉइल होती है वो सपोर्ट करती है किसको, मैनग्रूव को। जैसे डेल्टा वाले रीजन में मैनग्रूव उगते हैं। सॉइल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हिल स्लोप्स पे, सपोर्ट करती है कॉनिकल ट्री। तो हिल पे जो है हिल की जो मिट्टी होती है वहाँ कैसे पेड़ उगते हैं, कॉनिकल ट्री, पहाड़ों पे। आप देखिए ना कॉनिकल ट्री। क्लाइमेट की बात की जाए तो क्लाइमेट भी जो है रोल प्ले करता है टेम्परेचर वेजिटेशन के लिए। टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल में देखो कितना जो है कैसे मतलब पौधे थे, आपने देखा था, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। एयर में, प्रेसिपिटेशन में, सॉइल में और वेजिटेशन में। टेम्परेचर वेजिटेशन और ग्रोथ में बहुत रोल प्ले करता है भैया। वेजिटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल पे। और जैसे आप पोलर पे जाओगे हायर एल्टीट्यूड पे तो वहाँ ठंड होने लगती है तो वेजिटेशन उतनी नहीं मिलती है। फोटो पीरियड भी डिपेंड करता है,
क्लाइमेट में फोटो पीरियड मतलब होता है सनलाइट कितनी रहती है, सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ रहती है, ट्रॉपिक्स पे, तो वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन भी रोल प्ले करता है, पानी कितना बरसता है, जहाँ पानी ज़्यादा बरसेगा वहाँ पे जो है फ़ायदा होगा, डेंसर पॉपुलेशन होगी ट्रॉपिकल में। तो ये आपको मैंने बताया। तो वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में वेजिटेशन कई टाइप्स की होती है। तो भारत में जो है वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, भारत में वेजिटेशन को 4 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक माउंटेन फॉरेस्ट, एक थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब और मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो भारत में जो है टॉपिक जो वेजिटेशन है इसी प्रकार से 5 पार्ट में बांटी गई है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में कहाँ कहाँ है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2026 का क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के, इसी को लेकर के देख लेना जा करके चश्मा लगा करके, ठीक है। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट में होते हैं, ठीक है। और जो आइलैंड है ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कुछ अपर पार्ट असम के और तमिलनाडु कोस्ट, ये सब आते हैं किसमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। किसमें आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनकी जो है एक बार फोटो देख लो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो दिन साल भर जो है हरे भरे रहते हैं, बढ़िया एकदम, ठीक है। एवरग्रीन इसीलिए इनका नाम होता है सदाबहार, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, लक्षद्वीप में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट मिलेंगे, अंडमान निकोबार पे मिलेंगे, अपर पार्ट जो असम का है वहाँ पे, तमिलनाडु कोस्ट पे। ये दोस्तों यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही छोटा सा ड्राई सीजन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे ट्री जो होते हैं 60 मीटर तक चले जाते हैं या इससे ज़्यादा चले जाते हैं। वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ट्री होते हैं, श्रब होते हैं, क्रीपर होते हैं, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, पेड़ के ऊपर ऐसा। ये फॉरेस्ट दोस्तों ग्रीन रहते हैं ऑल ईयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्री इसके बात की जाए तो इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिनकोना है। सिनकोना दोस्तों ये वही है, शायद किसी दवा में इसका यूज होता है सिनकोना का, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, कोई दवा होती है उसमें यूज होता है सिनकोना का। कॉमन एनिमल यहाँ पे कौन होते हैं, तो एलिफेंट होते हैं, मंकी होते हैं, लेमूर होते हैं, डेगर होते हैं, और बर्ड्स बहुत सारे होते हैं, बैट्स, स्लॉथ, रेप्टाइल, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। डेसिडुअस मतलब जो झड़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखिए, ये दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इनमें पतझड़ भी होता है। तो चलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये दोस्तों मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है। ये रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर के बीच में रिसीव करते हैं रेनफॉल, और ये अपनी सेड कर देते हैं लीव्स को 6 से लेकर 8 वीक्स के लिए। ये अपनी जो लीव्स होती हैं उनको सेड कर देते हैं ड्राई समर में, ठीक है। कॉमन एनिमल यहाँ पे बात की जाए तो लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है, और वाइड वैरायटी यहाँ पे बर्ड्स की, लिजार्ड की, और जो है स्नेक की, टार्टवाइज की पाई जाती है। पानी की अवेलेबिलिटी के बेस पे ये फॉरेस्ट जो है इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखो मैंने क्या बताया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इनको 2 पार्ट में बांट दिया गया पानी के आधार पे, जैसे पानी कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस, यहाँ पे पानी जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रहता है। एक होते हैं ड्राई डेसिडुअस, यहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक रहता है। तो जो मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं यहाँ पे जो है मोस्ट डोमिनेंट स्पीसी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न जो पार्ट है ना कंट्री का, जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे हिमालय के फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और ईस्टर्न स्लोप है जैसे वेस्टर्न घाट की, ठीक है। तो वहाँ पे ये पाया जाता है ईस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट की, पानी के उधर वाला, मुंबई नहीं। यहाँ पे पेड़ कौन से होते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस में, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब यहाँ पे होते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसी हैं प्लांट की। ड्राई डेसिडुअस में क्या होता है, तो ये फॉरेस्ट जो है इसमें आते हैं टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब ग्रो करते हैं ड्राई डेसिडुअस में, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दोस्तों पाए जाते हैं रेनियर जो पार्ट होते हैं ना पानी बरसने वाले पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वहाँ ड्राई डेसिडुअस पाया जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। और प्लेन हो गया जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ ड्राई डेसिडुअस मिलेगा। थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब को देख लीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब की बात कर रहे हैं। किसकी बात बेटा कर रहे हैं, ध्यान से सुनो,
थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए, शुरू करें। देखो, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब, ये नेचुरल वेजिटेशन, इसमें थॉर्नी ट्री होते हैं, बसेस होती हैं, बुसेस, ठीक है। अच्छा, थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब दिखा दो। थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब, देखो, थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब, ठीक है। दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, लकड़ जब्बे रह के। तो सुनो, देखो, ये नेचुरल वेजिटेशन, इसमें थॉर्नी बस ट्री होते हैं। थॉर्नी मतलब कटीले टाइप के एकदम निकले हुए थॉर्नी ट्री होते हैं, और बसेस होते हैं। थॉर्नी ट्री देखो, ठीक है। तो ये देखो कैसे थॉर्नी है, मतलब देखो ना, कांटे और ब्यूसेस होते हैं। दोस्तों ये जो रेतीले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे यही मिलेगा। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे साइंटिफिक कारण है इसे होने के पीछे, एनवायरनमेंट में पढ़ाएंगे इसके पीछे रीजन। ये क्या है, ये बुसेस हैं, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब में, ठीक है। ये भी टाइप का वेजिटेशन है। ये कहाँ मिलता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना कंट्री का, जैसे गुजरात हो गया, पाकिस्तान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ के जो एरिड एरिया हैं, जो सूखे एरिया, वहाँ पे ये मिलता है। ट्री यहाँ पे काफ़ी बिखरे हुए होते हैं, लॉन्ग रूट होती हैं, पेनिट्रेट डीप होती हैं, और वहीं से इनको मॉइस्चर मिलता है डीपली अंदर से। इनकी स्टेम जो होती हैं वो वाटर को कंजर्व करती हैं, तने जो होते हैं इनके वाटर को कंजर्व करते हैं। देखिए ना, पत्ती ज़्यादा आई कहाँ। लीव्स यहाँ पे जो है मोस्टली थिक होती हैं, मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं और छोटी होती हैं, ताकि इवेपोरेशन कम हो, पानी चाहिए ना। इसके पौधे हैं एकेसिया, पाम, यूफोरबाइस, कैक्टी, ये जो है यहाँ पे प्लांट स्पीसी हैं। कॉमन एनिमल यहाँ पे हैं रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड आस और हॉर्स, कैमल। अब हम बात करते हैं दोस्तों माउंटेन फॉरेस्ट की। तो माउंटेन फॉरेस्ट दोस्तों वो होते हैं जो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स में। तो माउंटेन एरिया में पाए जाने वाले ये होते हैं। टेम्परेचर जो इनका डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। सीधी सी बात है, जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जिससे क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती है, ठीक है। तो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। टेम्परेट टाइप्स के जो फॉरेस्ट होते हैं, वेट टेम्परेट टाइप जो फॉरेस्ट होते हैं, मैंने क्या बोला, वेट गीले टेम्परेट टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं 1000 से लेकर के 2000 मीटर पे बीच में। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री होते हैं, सच एज ओक, चेस्टनट, ये जो है प्रीडोमिनेट करते हैं बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर। तो 1500-3000 मीटर के बीच में क्या मिलेगा, ओक मिलेगा, चेस्टनट मिलेगा, यही प्रीडोमिनेट करते हैं। ब्रॉड लीव्स होती हैं, एवरग्रीन, ठीक है। तो समझ में आया, वेट टेम्परेट जो टाइप का फॉरेस्ट होता है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ होती हैं ट्री की, पत्तों की, ठीक है, पत्तियों की, जैसे ओक, चेस्टनट, ये प्रीडोमिनेट करते हैं 1500 से 3000 मीटर के बीच में। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात की जाए तो इसमें जो है कॉनीफेरस ट्री भी होते हैं। सीधे माउंटेन में कॉनीफेरस देखने को मिलेंगे। कॉनीफेरस भूल गए बेटा, किसी लेक्चर बैठे हो, 53 पे बैठे हुए हो, बता चुके हैं इसको। कॉनीफेरस मतलब वो चौंचा टाइप के निकले होते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले सारे लेक्चर पिछले देख के आओ, तब आओ इस पर, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। समझ रहे हो, ये कॉनीफेरस होते हैं ट्री, ठीक है। साथ जैसे कॉनीफेरस ट्री में आते हैं आपके पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सिडार, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट के बारे बात की जाए तो यहाँ पे जो है मोस्टली साउथर्न स्लोप, देखो ये जितने भी मैं पेड़ पौधे या जानवर बताता हूँ इनको एक बार आप गूगल डाल के देख लिया करो। ये फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो कवर मोस्टली करते हैं क्या, साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालय। तो साउथर्न जो स्लोप होती है ना हिमालय की, वहाँ पे सब फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे। साउथर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, सीधी बात हिमालय हर तरफ है, साउथर्न हिमालय की, और जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तरफ भी हिमालय है, जहाँ पे बेंड करते हैं, नामचा बरुआ जगह पे पढ़ाया था हिमालय में। हाई एल्टीट्यूड पे बात की जाए जनरली 3600 मीटर के ऊपर सी लेवल के, देखो जितनी भी ऊंचाई होती है सी लेवल से नापी जाती है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को बता दो जा करके, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड यानी कि 3600 मीटर के ऊपर, ठीक है, सी लेवल। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड जो है अल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पे होती है, ठीक है। कैसी वेजिटेशन होती है, अल्पाइन, अल्पाइन मतलब बहुत ऊंचे पे होती है अल्पाइन वेजिटेशन। इसमें सिल्वर फिर होते हैं, जूनिपर होते हैं, पाइन्स होते हैं, बिर्च होती हैं, ये प्रजाति यहाँ पे उगती हैं पेड़ों की। अल्पाइन वेजिटेशन जो होती है वो प्रोग्रेसिवली स्टंटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे स्नो लाइन होती है, स्नो,
और अल्टीमेटली थ्रो, स्क्रब एंड स्क्रब, ये सब जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अल्पाइन टाइप के ग्रासलैंड, अल्पाइन ग्रासलैंड देख लो, अल्पाइन बहुत ऊंचे पाए जाते हैं। अल्पाइन मतलब 3600 मीटर अल्पाइन ग्रासलैंड, माउंटेन मिलते हैं सब ऊंचाई पे। ये भैया पहले भी पढ़ाया है, अभी एक क्लाइमेट का लेक्चर लिया तो उसमें बताया था ये बात। ठीक है, तो ये अल्पाइन होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है मैं क्या चल रहा था, हाँ, अल्पाइन वेजिटेशन में आपने देखा कि क्या पाया जाता है। अल्पाइन वेजिटेशन 3600 मीटर के ऊपर होती है पहाड़ों पे। ठीक है, और ग्रेजिंग वगैरह चरवाए जो होते हैं ना अल्पाइन ग्रासलैंड में चराते हैं। ठीक है, जैसे नोमैडिक ट्राइब, गुज्जर हो गई, बकरवाल हो गए, कश्मीर तरफ मिलेंगे आपको, ये चराते हैं वहाँ पे फसलें, मतलब अपने जानवर चराते हैं हाई लेटीट्यूड में। ठीक है दोस्तों, हायर लेटीट्यूड में हमें मॉसेस और लिचन्स भी देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलते हैं? मॉसेस और लिचन्स। और मॉसेस और लिचन्स कहाँ मिलते हैं? ये दोस्तों टुंड्रा वेजिटेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था ऊपर भी लिचन्स मिलते हैं, मॉसेस। तो ये दोस्तों मॉसेस और लिचन्स जो है बहुत हायर एल्टीट्यूड में मिलते हैं पहाड़ों पे। ठीक है, मॉसेस और लिचन, ठीक है, ये ऐसे होते हैं फफूंद टाइप की। ठीक है, ये हायर एल्टीट्यूड पे मिलते हैं और ये टुंड्रा वेजिटेशन को फॉर्म करते हैं। दोस्तों मैं बहुत लेक्चर दे चुका हूँ वेजिटेशन के लेकर के, ये आज पहला लेक्चर नहीं है, पिछले भी दिया है जब मैंने वर्ल्ड का पढ़ाया था। आज तो इंडिया का ना। कॉमन एनिमल यहाँ पे मिलते हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, विल्ड सीप, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट। दोस्तों इन्वायरमेंट में अक्सर पूछता है, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड ऊपर ही मिलता है, तुक्का लगा दो इसे जहाँ पहाड़ मिले। स्क्वायरल, सैगी, विल्ड आइबेक्स, हॉर्न विल्ड आइबेक्स, बियर, भालू, रेयर रेड पांडा, सीप और गोट। दोस्तों अगला है मैनग्रूव फॉरेस्ट। यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन है, यहाँ से यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है मैनग्रूव से, मेंस में पूछता है, मेंस में। ठीक है, इसकी सुरक्षा को लेकर के यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता रहता है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो मैनग्रूव फॉरेस्ट जो है उसकी बात करते हैं। तो मैनग्रूव दोस्तों ये ट्री होते हैं। मैनग्रूव अगर मैं आपको दिखाऊँ बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, समुद्र में जो है काफ़ी फ़ायदा देता है। एक तो सॉल्ट को जो है ये थोड़ा सा रिफाइन कर देता है, ठीक है, जो समुद्र में होता है। दूसरा ये बाढ़ में काफ़ी सुरक्षा करता है, जड़ें इसकी देखो कितनी मजबूत होती हैं। ठीक है, तो ठीक है मैनग्रूव है। और ये देख रहे हो बेटा मैनग्रूव, तो मैनग्रूव मैं आपको दिखा देता हूँ। मैनग्रूव, ठीक है, ठीक है, देखिए मैनग्रूव है ना, ये मैनग्रूव है। ये देखिए कितना जड़ इसकी अंदर घुसी होती है, मैनग्रूव इसको कहते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा बंगाल में तरफ, ठीक है, नीचे तरफ मिल जाता है मैनग्रूव। बात समझ आई, मैनग्रूव है ये। आगे बात करो तो ये साल्टी, इसकी जो मैनग्रूव होते हैं ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन में पाए जाते हैं। ये रूटेड होते हैं साल्टी सेडिमेंट में, साल्टी जहाँ सेडिमेंट होती है ना वहाँ पे रूटेड होते हैं और अंडर वाटर होते हैं। मैनग्रूव जो है टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। टाइडल फॉरेस्ट ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। ये टाइड को इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइड को जो है प्रभावित करते हैं। मड और सिल्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाती है इनके कोस्ट पे। मड और सिल्ट वगैरह इनके कोस्ट पे एक्यूमुलेट हो जाती है, मड वगैरह सिल्ट वगैरह इनके पास एक्यूमुलेट हो जाती है। डेंस मैनग्रूव जो है कॉमन वैरायटी होती हैं। इनकी मैनग्रूव आप देखिए ना कितने डेंस होते हैं। इनकी जड़ें देखी थी तुमने शुरू में, इनकी जो रूट्स होती हैं कितनी डेंस होती हैं। अरे भैया ये देखो तुम, इनकी रूट्स देखो तुम, रूट्स, ये रूट्स देख रहे हो कितनी डेंस हैं। ठीक है, सुंदरी ट्री। दोस्तों आपको पता है कि सुंदरी ट्री कहाँ पाए जाते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना, यहाँ पे हार्ड टिम्बर हमें मिलती है। कहाँ से? सुंदरी ट्री से। इसीलिए नाम वहाँ पे हमने डेल्टा का क्या रखा है? सुंदरबन। ठीक है, तो ये डेल्टा पे मिलती है, महानदी, कृष्णा और गोदावरी, कावेरी पे मिलती है क्या? सुंदरी ट्री। ठीक है, सुंदरबन नाम इसी से आया है। आप देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फेमस एनिमल है, फॉरेस्ट में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर इन्हीं। अरे भैया सुंदरबन जो है ना, सुंदरबन बंगाल, सुंदरी जहाँ ट्री पाया जाता है मैनग्रूव वाला, वो यहीं पे मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। जैसे जब आप सुंदरबन जाइए ना तो वहाँ पे आपको जो बोट वाला होता है, नाव वाला होता है, तो आपको बताता रहता है कि यहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर देखने को, तो इसलिए वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जैसे सुंदरबन में जब तो सुंदरबन घूमने की जगह तरीका यही होता है, फेरी से घूमा जाता है। फेरी मतलब वहाँ पे बोट चलती हैं, नाव चलती हैं, ठीक है, तो उसमें आप पैसा दो, बैठ के आराम से सुंदरबन को घूम सकते हो पूरा। ठीक है, तो सुंदरबन को ऐसे ही घूमा जाता है। और
ऐसे सुंदरबन को घूमा जाता है पानी में, मतलब उसमें जो है घुमाता है तुम्हें सुंदरबन। और रॉयल बंगाल टाइगर वहीं पर रहता है। कई बार अटैक भी देखने को मिलते हैं रॉयल बंगाल, हालांकि अब वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तो वो जो आपके वो होंगे बोट वाले वो आपको बताते जाएंगे। टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक ये यहाँ पे मिलते हैं। इसी रीजन में नेटिव होते हैं, नेटिव समझ रहे हो, यहीं के होते हैं टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक। दोस्तों एक अब यहाँ पे कुछ पौधे हैं जिनका आपको यूज पता होना चाहिए, काफ़ी आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। पहला है सर्पगंधा। क्या नाम मैंने बताया, ध्यान से नाम सुनो मेरा, मैंने नाम क्या बताया पौधे का है, सर्पगंधा। सर्पगंधा। अब ये सर्पगंधा क्या होता है, देखो ये होता है सर्पगंधा। सर्पगंधा कह लो या सर्पगंध कह लो, ठीक है, जो भी कहना चाहो तुम्हारी इच्छा है। ये दोस्तों सर्पगंध होता है, ठीक है, सर्पगंध। इसका काम पता क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर आपको रेगुलेट करना है तो बीपी को रेगुलेट कर सकता है सर्पगंधा। अगला दोस्तों है जामुन। जामुन देखिए, तो जामुन आई थिंक मैंने तो काफ़ी खाया हुआ है, तो जामुन देखिए, ये दोस्तों जामुन होता है, ठीक है। ये बढ़िया काले काले नमक डाल के खाओ, ठीक है, मज़ा आती है, मस्त, ठीक है। ये बरसात में मिलते हैं शायद। जामुन जो है जूस होता है राइप फ्रूट का, ठीक है। इससे विनेगर बनता है, ठीक है, विनेगर इसी से बनता है। और ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी इसके पास होती हैं, पेट तुम्हारा बढ़िया सही कर देगा जामुन, ठीक है। और जो इसका सीड होता है ना, जिसका बीज होता है, उससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल किया जाता है। सोचो कितने काम किया हमारे पूरे नेचर में। आप क्या समझते हो, आज ये डॉक्टर जो अंग्रेजी दवा लिखते हैं, ये डॉक्टर पहले आए, अरे भैया हमारा बहुत आयुर्वेद सिस्टम बहुत पुराना है, पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने लिखा था आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुर्वेद हमारा जो सिस्टम वो भारत का है, इंडियन ओरिजिन आयुर्वेद सिस्टम, तो हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी कला है। ये अंग्रेजी दवाओं के जो अंग्रेजी लूट खाना जो चला है ना, ये सब तरीका है। अरे भारत का आयुर्वेदिक सिस्टम तुम्हें पता ही नहीं है, सब ऐसे इलाज हो जाता था। ये कोई ढोंग तमाशा नहीं है, बाकायदा पूरा तरीका लिखा हुआ है भाई साहब, समझ रहे हो। तो आयुर्वेद जो है वो प्राचीन विद्या है भारत की, भारत के पास एक कला है। और आज जो है ये जब से अंग्रेजी दवाएं आई हैं तो इनने सब लूट का खजाना फैला दिया है। जो काम जरा सी चीज़ से हो जाए वो इतना लंबा तमाशा बताते हैं, इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा बिल बनाएंगे। आयुर्वेदिक का सही अगर किसी को ज्ञान हो तो बहुत अच्छे से आपका शरीर निरोग रहेगा। आपके शरीर में जो रोग होते हैं वो 3 ही चीज़ों से होते हैं, एक वात, एक पित्त और एक जो है कफ। इन्हीं 3 चीज़ों से जो है रोग आपके शरीर में होते हैं। मैं क्या आयुर्वेद टीचर हूँ, सॉरी मुद्दे पे आओ। अर्जुन की बात की जाए तो अर्जुन जो है वो फ्रेश जूस होता है लीव्स का, ठीक है, पत्तियों का फ्रेश जूस होता है, ये बीपी को रेगुलेट करता है। अर्जुन का जो है, अर्जुन मैंने नहीं दिखाया, अर्जुन ट्री, ठीक है, तो ये अर्जुन है, ये अर्जुन है, ठीक है। तो ये अर्जुन किसके लिए, बीपी के लिए काम आता है, बीपी के लिए। बाबा रामदेव को सुना कीजिए, ठीक है। बबूल की जो पत्तियां होती हैं वो आई की जो सोर्स होती हैं उनको ठीक करने में काम आती हैं। आँखों में नहीं सब पड़ जाता है सोर्स टाइप का, ठीक है। और इसका गम जो है वो टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है बबूल, तो आपकी आई जो है बढ़िया एकदम क्योर हो जाएंगी। नीम, इसकी दोस्तों हाई एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। नीम ऐसे खा लो तुम्हारी बैक्टीरिया मर जाएंगे, एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। तुलसी, ये दोस्तों कफ और कोल्ड जब आपको हो जाए तो तुलसी खाओ, ठीक है, तुलसी आपका बहुत फ़ायदा करता है। कचनार देख लो, कचनार देखो, हमारे देश में जो है ना तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है, बात समझो। ऐसे थोड़ा ना हम लोगों ने नेचर को पूजना स्टार्ट किया। हिंदू धर्म, सनातन धर्म यही तो है। हम नेचर को इसलिए पूछते हैं क्योंकि नेचर हमें पता है कि हमारे लिए नेचर ही भगवान है, ठीक है। कचनार है, ये कचनार का पौधा होता है। ये अस्थमा और अल्सर जैसी बीमारियों को दूर करता है, अस्थमा और अल्सर जैसी बीमारियों को क्योर करता है। और इसके जो बड्स होते हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करते हैं, बड्स, ठीक है। तो इसमें जो है मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके आसपास हो तो उनका यूज किया कीजिए इन्हीं डिसीज के। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए कचनार बहुत अच्छा होता है, इसकी रूट्स और बड्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों वाइल्ड लाइफ की बात कर देते हैं। तो इंडिया में दोस्तों बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर। एलिफेंट दोस्तों आपको मिलते हैं कहाँ पे, हॉट वेट फॉरेस्ट जो होते हैं ना, असम के, कर्नाटक के, केरला के, तो यहाँ पे आपको एलिफेंट मिलते हैं। असम, कर्नाटक, केरल, एलिफेंट। 1 हॉर्न राइनो आपको मिलता है असम और वेस्ट बंगाल में। रण ऑफ कच्छ में जो है आपको मिलता है वाइल्ड आस, गधा, तारक मेहता वाला, जो आपने तारक मेहता में देखा होगा। थार डेजर्ट में आपको मिलता है कैमिल। नेचुरल हैबिटेट जो इंडियन लाइन की है वो गिर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। टाइगर आपको मिलते हैं एमपी के जो फॉरेस्ट हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल के हैं, और हिमालय रीजन में जो आपको टाइगर मिलते हैं। सुंदरबन में बंगाल टाइगर मिलता है।
हिमालयन रीजन में आपको लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वगैरह मिलते हैं। लद्दाख में जो है आपको हाई एल्टीट्यूड पे क्या मिलते हैं, याक मिलते हैं, सैगी हॉर्न्ड विल्ड ऑक्स मिलते हैं, तिब्बतन एंटीलोप मिलता है, बराल, बराल मतलब ब्लू सीप, वाइल्ड सीप, और कियांग, कियांग जो है तिब्बतन वाइल्ड आस है, ये लद्दाख में मिलता है। रिवर में बात की जाए, लेक में बात की, कोस्टल एरिया में बात करोगे तो टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल मिलते हैं। पिकॉक, फीजेंट, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स और पिजन, ये कुछ पक्षी हैं जो है फॉरेस्ट और वेटलैंड में जो है कंट्री में देखने को मिल जाएंगे। मेजर थ्रेट क्या रहता है फ्लोरा और फौना को? मेजर थ्रेट रहता है कि हर स्पीसी का एक इकोसिस्टम होता है, लेकिन आज डेवलपमेंट के नाम पे हम इस इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्लोरा और फौना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। हंटिंग होती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, शिकार करते हैं, हालांकि अब तो काफ़ी लॉ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ हो ही जाता है। पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट को डेंजर कर रहा है। कल्टीवेशन के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो इकोसिस्टम खराब हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज का लेक्चर फिलहाल समाप्त हुआ, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही। गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो इसकी बाद में बात करेंगे, इसके अलग लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व पर अलग से पढ़ाएंगे। धन्यवाद। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट कर दिया कीजिए।